नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। धातु कण कल हमने स्टार्ट कर दिया था और एक बेसिक आइडिया उसका हमने दिया। कल हमने बात की थी सांद्रण की विभिन्न विधियों का डिटेल बताया था, आपको उम्मीद है ध्यान होगा। सांद्रण की विभिन्न विधियां जो कौन कौन सी थी, गुरुत्वीय पृथक्करण था, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण था, झाग प्लवन या फेन प्लवन विधि थी और लास्ट में निक्षालन यानी कि लीचिंग के बारे में बात की थी और लीचिंग हम आगे भी देखेंगे ऐसा बोला था। और हमने ये कहा था कि भैया इसकी कुछ एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया था, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं चीजों को। हमने धातु कर्म जब किया था तो मतलब धातु कर्म के बारे में जब बताया था तो मैंने कहा था कि उसके कुछ पद होते हैं। पहला तो खनन है, अयस्क को प्राप्त करना, वो ठीक है, हमारे कोई खास काम की बात नहीं है। अयस्क को प्राप्त करके लाएंगे वो तो जमीन से, है ना। दूसरा जो होता है वो तोड़ना एवं पीसना था, ये भी कोई खास काम का हमारे नहीं था। मैंने हालांकि इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दी थी स्लाइड के तौर पर। हाँ, तीसरी स्टेप महत्वपूर्ण थी जिसके अंदर बहुत सारे तरीके जो संभव थे, 4 तरीके थे एक्चुअली, तो वो हमने सारे बता दिए थे। फोर्थ स्टेप बच्चों क्या है, वो है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का धातु में कन्वर्जन है। हम धातु ऑक्साइड को धातु के अंदर बदलेंगे, धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करेंगे। तो धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन बेसिकली इसमें 2 स्टेप होती हैं। इसमें 2 स्टेप आप मान सकते हो। पहली स्टेप इसमें होती है भर्जन और निस्तापन। भजन नहीं है भैया, भजन नहीं करना है, भर्जन है, भर्जन एवं निस्तापन। और दूसरा अपचयन है। ये 2 स्टेप होती हैं। कल हमने इनको स्टेप्स के रूप में भी लिखा था, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इन दोनों को एज ए सेपरेट स्टेप भी बना सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। ये जो दूसरा तरीका मैंने आज बात की कि भैया आपको कुल मिलाकर के धातु अयस्क से धातु को प्राप्त करना है, तो उसमें ये 2 स्टेप मूल रूप से शामिल होती हैं। और 5वां और अंतिम शुद्धिकरण यानी कि रिफाइनिंग, ये होता ही है। तो लास्ट में आपका धातु के शुद्धिकरण की विधियां हमको पढ़नी है। ये धातुकर्म का एक फ्लो चार्ट टाइप हमने कुछ बनाया था, उम्मीद है आपको याद होगा। और इसमें विभिन्न पद आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से पदों का इस्तेमाल करना है हमको, किन किन पदों का इस्तेमाल करके हम जो है धातु को प्राप्त करेंगे। इसमें से सांद्रण कल हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। ठीक है बच्चों। अब देखो, जो धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन है या धातु अयस्क का, नॉट ऑक्साइड, अयस्क होना चाहिए। धातु ऑक्साइड की बजाय इसे हमें लिखना चाहिए अयस्क, है ना। ऑक्साइड ही अयस्क हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। सो धातु अयस्क का धातु में परिवर्तन। अब इसमें 2 स्टेप मैंने क्यों बता रखी है वो भी समझे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आज वाले लेक्चर को, है ना। धातु अयस्क का धातु में परिवर्तन, इसके लिए 2 पद बता रखे हैं और ये एक के बाद एक पद है, मतलब समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए या कभी भी कोई भी कर लीजिए। इसके लिए 2 स्टेप चाहिएंगी। इन 2 स्टेप में पहली स्टेप है भर्जन या निस्तापन, ये तो दोनों एक ही के तरीके हैं। और दूसरा अभी बताया था अपचयन। सो बच्चों, भर्जन या निस्तापन करना क्यों है और अपचयन क्यों करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। धातु अयस्क किसी भी रूप में हो सकते हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, है ना, ऑक्साइड, बहुत सारे रूप हो सकते हैं। उन सबको हमको ऑक्साइड में बदलना रहेगा। मतलब सल्फाइड है तो भी ऑक्साइड में बदलो, हैलाइड है तो भी ऑक्साइड में बदलो, कार्बोनेट है तो भी ऑक्साइड में बदलो, और ऑक्साइड है तो बहुत खुशी की बात है। तो क्यों बदले ऐसा? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना या अपचयित ऑक्साइड को करना आसान होता है, इसीलिए ये पहली स्टेप की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है मैं यहां लिख रहा हूं। इसका उद्देश्य है धातु अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। ये हमारा जो भर्जन या निस्तापन है। अब कब भर्जन करते हैं, कब निस्तापन करते हैं वो तो हम बात करेंगे ही, है ना, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, डिटेल वही तो बताना है। लेकिन पहले इन दोनों ही पदों का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए कि हम भर्जन या निस्तापन करते हैं तो धातु ऑक्साइड को ऑक्साइड में बदलना उद्देश्य रहता है। और अपचयन क्या है, फाइनली अपचयन का क्या उद्देश्य होगा? अपचयन का उद्देश्य होगा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना।
ठीक है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, ये आपका अपचयन का उद्देश्य होगा। यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर बार बार इस धातु ऑक्साइड में बदल क्यों रहे हो, जब प्रकृति में वो सल्फाइड के रूप में मिलता है तो आप उसको ऑक्साइड में क्यों बदलना चाह रहे हो? सल्फाइड से ही निकाल लो, अपचयन तो सल्फाइड का भी हो जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अपचयन ऑक्साइड का आसानी से होता है, इजीली होता है, कम खर्चे में हो जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी अयस्क है, किसी भी तरह का आपके पास अयस्क है, उसको आप ऑक्साइड में बदल दीजिए। किसी भी तरह का अयस्क आपके पास है और आपके पास है, आप उसको ऑक्साइड में बदलें, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन आसानी से होता है। ये बात मैं आपको यहां भी लिख रहा हूं कि ऑक्साइड का अपचयन अपेक्षाकृत आसानी से हो जाता है ना। ऑक्साइड का अपचयन अपेक्षाकृत आसानी से होता है ना, कंपैरेटिवली इजीली, आसानी से होता है। अतः आसानी से होता है, अतः अयस्कों को, चाहे वो कोई सा भी अयस्क हो, ऑक्साइड में बदला जाता है। अब पहले से ऑक्साइड है तो फिर क्यों बदलोगे? अच्छी बात है ना, खुशी की बात है, ठीक है ना। अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो यहां तक क्या बताया मैंने, फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये हम 4th स्टेप पढ़ रहे हैं, धातु कर्म की 4th स्टेप हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले की स्टेप्स के बारे में कल जानकारी दे दी गई थी। आज की जो स्टेप है वह यह है कि धातु अयस्क से धातु कैसे पाया जाए, हाउ वी कैन ऑब्टेन मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड या मेटल ओर। तो उसके लिए पहली स्टेप हमको ये करनी होगी कि भर्जन निस्तापन करना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑक्साइड में बदल जाए, और दूसरी स्टेप करनी पड़ेगी अपचयन, जिससे कि वो धातु में बदल जाए। यानी कि किसी भी रूप में अयस्क हो, उसको ऑक्साइड में बदलने से फायदा ये है कि ऑक्साइड का अपचयन अपेक्षाकृत आसानी से हो जाता है। इट इज मोर इजी टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एज कंपेयर टू मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड। इनकी तुलना में इसका अपचयन आसानी से होता है। ठीक बात। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले भर्जन एवं निस्तापन, कब किसका इस्तेमाल करना है, उद्देश्य मैंने आपके सामने इनका रख दिया है। व्हाट इज द एम ऑफ भर्जन एंड निस्तापन, वो मैं बता चुका हूं। सीधा अंतर की बात करेंगे कि भैया इनमें डिफरेंस क्या है। देखो इसको बोलते हैं बेटा रोस्टिंग, और इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, निस्तापन को। ठीक है। अब भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस क्या है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं, रोस्टिंग और निस्तापन। देखिए दोनों में अयस्क को गर्म तो करना ही है आपको, लेकिन भर्जन में क्या करते हैं कि जब अयस्क को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और निस्तापन जब करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताएंगे। तो पहले करते क्या है वो तो समझो कि भर्जन में क्या करते हैं, अयस्क को O2 की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु भी बोल सकते हो, उपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसमें या तो नहीं लेते या बहुत कम मात्रा में ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो लेते ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको O2 की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन में अयस्क को गर्म करते हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर आपके सामने है कि एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, दूसरे में अनुपस्थिति में करते हैं। दूसरा अंतर है यह मुख्य रूप से सल्फाइड हेतु प्रयुक्त, इसका उपयोग मुख्यतः सल्फाइड हेतु किया जाता है। देखिए लॉजिक क्या है मैं बताता हूं, कॉमन सेंस की बात है। मुझे यदि जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदलना है तो आप ही बताइए कि बिना ऑक्सीजन लिए यह काम कैसे हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल
कि मैं ZnS को ZnO में बदलूं और बिना ऑक्सीजन के बदल दूं, अरे ऐसा कैसे होगा भाई। या फिर मैं PbS गैलेना कल आया था ना भाई, याद है कुछ, इसको PbO में बदलूं और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही गर्म कर दूं, तो कैसे बनेगा। PbS को गर्म करने से तो वो मेल्ट होगा, टूटेगा, ऑक्सीजन कहां से बनाएगा, ऑक्साइड तो नहीं बन सकता ना। सो यहां पर इनके लिए हमको ऑक्सीजन लेनी ही पड़ती है। लेकिन यदि आपके अयस्क कौन हुए, कार्बोनेट हुए, यदि आपका अयस्क कार्बोनेट हुआ या फिर जल योजित ऑक्साइड हुआ, जल योजित समझते हो ना, हाइड्रेटेड, जल योजित ऑक्साइड हुआ, तो फिर उनके लिए आपको वापस से ऑक्सीजन की लेने की जरूरत नहीं है, उनमें पहले से ऑक्सीजन है, आप उनको केवल गर्म करो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे भाई सबको मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ही ऑक्साइड बन जाएगा ना, उसके लिए आपको क्यों उसमें ऑक्सीजन लेना है। इसी तरह Fe2O3.XH2O, मान लेते हैं ये फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड है, इसको हीट करूंगा, मुझे इसको Fe2O3 में बदलना है, तो ये अपने आप बदल जाएगा। इसमें आपको ऑक्सीजन लेकर के हीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो फॉर द ऑक्सीजन, इसमें आपको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की उपस्थिति की कतई रिक्वायरमेंट नहीं बनने वाली है। उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं कि यदि मुझे Fe2O3 से Fe2O3.XH2O से Fe2O3 पाना है तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ेगी। इनमें पहले से ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फर जैसों में ऑक्सीजन है ही नहीं। सल्फर को मुझे ऑक्साइड में बदलना है, यानी सल्फाइड को मुझे ऑक्साइड में बदलना है, तो मुझे उसमें हीट लगानी ही पड़ेगी। समझे हैं? ये दो मुख्य अंतर आपके सामने हैं। क्या आप समझे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, कि भैया कब इसमें भर्जन करेंगे, कब इसमें निस्तापन करेंगे, कौन से ओर के लिए, कौन से अयस्क के लिए भर्जन उचित रहेगा और कौन से अयस्क के लिए निस्तापन उपयुक्त रहेगा, वह कैसे जज किया जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा, ये चीज आपके सामने है। कि यदि सल्फाइड जैसे के साथ हो तो फिर तो भाई ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन निश्चित तौर पर अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि सल्फाइड नहीं है तो फिर ऑक्सीजन जैसों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें पहले से ऑक्सीजन है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट, इनमें तो पहले से ऑक्सीजन है। अब उनको हीट करो वो बदल जाएंगे। सो भर्जन कब, निस्तापन कब, समझ रहे हैं। और भी कुछ तुलना करते हैं इनकी, मैं तुलना कर रहा हूं, सिर्फ अंतर नहीं बता रहा। तुलना के अंदर अंतर और समानता दोनों आती है, ध्यान रखना। कंपेयर करने का मतलब है आप समानताएं भी बताएंगे और भिन्नता भी बताएंगे। सो देखो, भर्जन और निस्तापन। तीसरा पॉइंट है, अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। इसको मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और निस्तापन में क्या होता है, इसमें भी कम ताप पे गर्म करते हैं। भाई गलाना थोड़ी ना है, उसको गलाएंगे किस लिए। तो दोनों में ही गलनांक से तो कम ही ताप लेते हैं, समझे हो। दोनों में ही मेल्टिंग पॉइंट से तो टेम्परेचर को कम ही लिया जाता है, ठीक है। सो इसमें भी गलनांक से कम ताप पर ही गर्म करते हैं। ठीक, दोनों में गलाना क्यों है। अयस्क को गलाना तो हम चाहते ही नहीं है भैया, हम तो ये चाहते हैं कि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए, तो उसके लिए हमको गलाना किस लिए, उसको मेल्टिंग पॉइंट तक क्यों गर्म करेंगे हम। फोर्थ, परावर्तनी भट्टी, शायद बचपन में सुनी हो कभी, फर्नेस का प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। गुंबदाकार होती है ये, डोम शेप। दो मुख्य फर्नेस आएंगी, एक वात्या भट्टी होती है, एक परावर्तनी भट्टी होती है। दोनों में ही सेम भट्टी का इस्तेमाल होता है, परावर्तनी भट्टी का ही प्रयोग होता है।
कुछ नहीं है, एक में ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, एक में ऑक्सीजन को कट कर देते हैं। यानी कि ये तो दोनों में समानताएं मानी जा सकती हैं, दोनों में परावर्तनी भट्टी का ही उपयोग होता है। परावर्तनी भट्टी जो है ना, वो परावर्तन शब्द तो आप समझते हो ना, रिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि डोम शेप होती है, गुंबदाकार, गुंबद शेप की। जैसे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे बाटी बनाने की जो कुकर आता है, क्या भूख लग गई क्या, तो उसके अंदर अपन ऐसा कुकर होता है ना, डोम शेप होता है, उसमें वो रखते हैं, उसमें एक जाली सी लगी होती है, उसमें बाटी रखते हैं। और डोम शेप का फायदा क्या है, वो हीट को ऐसे परावर्तित करके और कम खर्च में ही आपका काम कर देता है। सो ऐसे डोम शेप भट्टी होती है, वो आप मान सकते हो उसको। देखिए कुछ इस तरह से मैं दर्शा सकता हूँ, मैं अपनी अपनी चित्रकला, अद्भुत चित्रकला से बनाने का प्रयत्न करता हूँ। डोम शेप, गुंबदाकार भट्टी प्रयुक्त होती है। इस तरह से डोम शेप भट्टी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डोम देख रहे हैं, ये गुंबदाकार है, यहाँ पर आपका अयस्क पड़ा रहता है, ये इसकी फर्श है, इस पर अयस्क पड़ा रहता है। और यहाँ कोई ना कोई हमने जो है स्रोत लिया होता है, किसका, ऊष्मा का। ये ऊष्मा इधर आकर के यहाँ ऐसे डोम शेप से परिवर्तित होती है और इसको गर्म करने का काम करती है। तो ये तो आपका अयस्क हो गया जिसको आपको गर्म करना है, और ये ऊष्मा का स्रोत हो गया जहाँ से हीट आएगी, है ना। तो इस तरह की भट्टी का उपयोग होता है, इसको डोम शेप बोलते हैं। डोम शेप बोले तो गुंबदाकार, ठीक है ना। सो ये हीट उड़ रही है ना, ऐसे हीट उड़ाता है ना, ऐसे इस तरह से, समझ रहे हो। सो ये गुंबदाकार भट्टी, जिसको हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं, का उपयोग यहाँ किया जाता है। डोम शेप होती है, परावर्तित करते हैं इसमें हीट को, और दोनों में यही काम में ली जाती है। भाई सीधी बात है, यदि आपको भर्जन कराना है, रोस्टिंग करानी है, तो आप वायु को सप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन की आप सप्लाई कर दीजिए। और यदि आपको यदि इसको कट करना है तो आप वो भी कर सकते हो, वायु की सप्लाई को कट कर दो तो वो निस्तापन हो जाता है, और वायु देते रहते हो तो भर्जन हो जाता है। तो अलग भट्टी का उपयोग करने की जरूरत भी कहाँ पड़ रही है इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये कुछ पॉइंट थे। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं बच्चों, धातु निष्कर्षण सिखा रहे हैं, धातु को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, अयस्क से। उस क्रम में हम ये बता रहे हैं कि धातु अयस्क से धातु बनाते हैं, तो उसमें दो मुख्य पदों के अंदर इसको बांटा जा सकता है। पहला था धातु अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में बदलने से फायदा है क्या है कि उसका अपचयन आसानी से होता है, तो वही बात चल रही थी ऑक्साइड में बदलने वाली, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे कि धातु ऑक्साइड को अपचयित कैसे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पाना तो मेटल है क्या। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न थोड़ा सा हम भर्जन के बारे में देखना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, भर्जन यानी कि रोस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, हेतु सत्य क्या है, सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, मुख्यतः सल्फाइड हेतु प्रयुक्त, क्या ये सही है, अभी तो बताया था, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो इसकी पहचान है, सही गलत से भी परे है तो मामला। यस, इसको मुख्यतः सल्फाइड हेतु काम में लेते हैं। दूसरा, सेकंड वन, क्या यहां पर इसमें अशुद्धियां, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है, क्या ये सही है, क्या ये ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं, क्या इसे करेक्ट माना जाए, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट कि ये जो सब इंप्योरिटीज होती है ना वो ऑक्साइड के रूप में निकलती हैं, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तीसरा, नमी
नमी जो है समाप्त हो जाती है, अयस्क में नमी समाप्त होती है जिससे वो रंध्रित हो जाता है। क्या इसे सही मानेंगे? जिससे जो अयस्क है वो रंध्रित हो जाता है, पोरस, है ना, हो जाता है, पोरस हो जाता है। पोरस होने से, पोरस क्यों हो गया भाई? नमी अंदर थी बीच बीच में, अरे अयस्क था उसमें नमी थी, पानी की मात्रा थी कुछ प्रतिशत में, और जब आपने उसको गर्म किया तो वो पानी जो वाटर है वो उड़ के चला गया, वो वाटर वेपर के रूप में उड़ के चला गया। और जब वो वाटर वेपर के रूप में उड़ के चला गया तो निश्चित तौर पर उससे क्या होना चाहिए? पोरस हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर एक स्टेटमेंट और है, और वो है सभी कथन सत्य हैं। तो देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि यहां पर रोस्टिंग के बारे में ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट माने जाएंगे, इसमें कोई शक किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। ये सारे घटनाक्रम होते हैं रोस्टिंग के दौरान, जिसमें हमने क्या कहा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई सल्फाइड के लिए प्रयोग तो था, बिल्कुल सही बात है। अशुद्धियां जो है ना, जैसे सल्फर, तो ये क्या होगा? SO2 में बदल जाएगी। अब SO2 जो है वो गैस है, SO2 जो है वो गैस है, तो वो निकल जाएगी आराम से। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, फायदा है इस प्रोसेस को करने का। और नमी समाप्त होती है जिससे अयस्क रंध्रित हो जाता है, इसको भी करेक्ट माना जाएगा। यानी ये सारे ही स्टेटमेंट भर्जन के लिए सत्य हैं। ये कुछ मैं और अन्य लाभ बताना चाह रहा था। जैसे अपने पास पहले से ही ऑक्साइड है, मान लेते हैं पहले से ही कोई धातु ऑक्साइड है, फिर उसको क्यों हीट कर रहे हो, उसके लिए क्यों भर्जन स्थापन कर रहे हो? उसका जवाब यहां छुपा हुआ है कि भैया अयस्क भले ही पहले से ऑक्साइड हो, फिर भी उसमें भर्जन करो तो उसमें ये फायदे हो जाते हैं। पहली स्टेप का तो कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेप का तो फायदा होगा कि नहीं होगा, इसलिए करते हैं। उम्मीद है आप बात समझे होंगे कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले अपने पद की तरफ चलते हैं, और वह है अपचयन। सेकंड स्टेप, धातु ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, अब ये अपचयन कैसे करेंगे देखिए। तो बच्चों इसके लिए अपने पास दो सिद्धांत हैं। ये अगली स्टेप मानी जा सकती है या फिर फोर्थ स्टेप का सब पार्ट माना जा सकता है, रिडक्शन। इसमें जब आप धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे ना, तो वहां दो तरह के सिद्धांत काम में लाए जाते हैं। एक ऊष्मागतिकी है, थोड़ा समझने वाला हिस्सा आ चुका है, बहुत कंसंट्रेट होकर के समझना पड़ेगा। दो स्टेप मानी जाती है, एक ऊष्मागतिकी रूप से करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकली यानी विद्युत रासायनिक रूप से करते हैं। दो, देखो मैं बताता हूं, तसल्ली रखो। देखो, पहला ऊष्मा अपचयन का फर्स्ट जो है वो है अपचयन का ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। ऊष्मागतिकीय सिद्धांत, इसको बोलेंगे बेटा थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। और दूसरा है बच्चों अपचयन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। दो सिद्धांत यहां हमको समझने हैं, जानने हैं। कोई भी सिद्धांत शब्द जब आता है तो समझने की चीज तो अपने आप होती है। सो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं अभी समझा रहा हूं, इनको बता रहा हूं, दोनों में अंतर, घबराना नहीं, घबराना। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन, ये हम पढ़ना चाहेंगे। कैसे करते हैं दोनों ही सिद्धांतों का उपयोग और दोनों में अंतर क्या है। देखो, मुख्य रूप से दो प्रकार से हम ऑक्साइड का अपचयन करना चाहेंगे यहां पर, एक थर्मोडायनेमिकली हीट वगैरह का इस्तेमाल करके, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिकली। पहले वाले के अंदर आपको एक सुटेबल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। पहली बात, यू शुड यूज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक उपयुक्त
अपचायक का उपयोग करना पड़ेगा। एक उपयुक्त अपचायक का यूज होगा और हीट का यूज होगा, तो वो यहां चला जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। अपचायक मतलब जैसे कार्बन हो सकता है, कोक बोलते हैं ना जिसको, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कोई धातु वगैरह हो सकता है। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, हीट चाहिए। यहां पर सेकंड वाले में आपको हीट नहीं चाहिए, बाहर से आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी मिलाना नहीं है। ये आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बारंबार ये बात कही थी कि विद्युत अपघट्य सेल का उपयोग धातु और अधातु को प्राप्त करने में किया जाता है। क्या आपको ये याद है? ये हमने बार बार आपसे कहा था कि हम उपयोग जो करते हैं ना किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो क्या होता था? वह होता था कि भाई कैथोड पर धातु को प्राप्त कर पाते थे। वी कैन ऑब्टेन मेटल एट कैथोड, कैथोड पर धातु को हम प्राप्त कर पाते थे। याद होगा आपको, इसके बारे में जानकारी होगी। तो इसे कहते हैं अपचयन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। यानी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके अपचयन करवा रहे हो मेरे भाई, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था हमने, कहा भी था कि भैया धातु प्राप्त करने में काम आएगा। ये जैसे यूज होता है आयरन के लिए, लेड के लिए, ये यूज होता है जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए या एस ब्लॉक धातुओं के लिए। तो दोनों में अंतर समझ रहे हैं? पहले वाले में हीट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। दूसरे वाले में हीट नहीं चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं चाहिए। दोनों में ही अंतर है। दूसरे वाले में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करेंगे, करंट फ्लो कराना पड़ेगा, कैथोड पे जाकर के अपचयन होगा। तो धातु की प्रकृति के अनुसार, धातु ऑक्साइड की प्रकृति के अनुसार इनमें से किसका चयन करना है वो निर्धारित किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकीय सिद्धांत, फर्स्ट वन। देखो क्या पढ़ना है इसमें, देखिए अपचयन का ऊष्मागतिकीय सिद्धांत यानी कि थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल। यहां पर क्या क्या यूज होता है पहले तो मैं बता दूं कि ये जब आप करेंगे, जब इस तरह के अपचयन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या यूज करेंगे उसको मैं यहां जानकारी आपको देता हूं कि इस प्रकार के अपचयन में, इस प्रकार के अपचयन में क्या किया जाता है, ऊष्मा यानी कि हीट तथा उपयुक्त अपचायक, अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। We are going to use heat and a suitable reducing agent। इस तरह के धातु कर्म को पायरोमेटलर्जी भी कहा जाता है, पायरो धातु कर्म भी कहा जाता है, इसको हम पायरोमेटलर्जी भी कहते हैं। यह बात भी आप जान लीजिए, पायरो मीन्स भी हीट होता है बेटा, इसको पायरोमेटलर्जी भी कहते हैं। तापीय धातु कर्म बोल सकते हो, ठीक है ना, तापीय धातु कर्म इसको कहा जाता है, पायरोमेटलर्जी। क्योंकि आप उष्मा, फर्नेस, भट्टी वगैरह, फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फर्नेस नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले में फर्नेस नहीं है, उसमें सेल है। फर्नेस समझते हो ना, भट्टी का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब ये सिद्धांत है क्या, तो देखो बच्चों कुछ एक बहुत बेसिक इक्वेशन है जो बारंबार चली आती है, केमिस्ट्री की सबसे पॉपुलर इक्वेशन में से एक है गिब्स इक्वेशन, जानते ही हैं। अब किसी भी अपचयन प्रक्रम हेतु, किसी भी प्रक्रम के लिए होता है वैसे तो, लेकिन अब क्योंकि अपन तो यहां अपचयन करा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी अपचयन प्रक्रम हेतु, किसी भी अपचयन प्रक्रम हेतु डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होने पर, अरे यही प्रिंसिपल है भैया, थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल लिख रहा हूं मैं यहां, डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक होने पर वह स्वतः होगा। वैसे तो ये अपचयन ही नहीं, किसी भी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल तो अपचयन करवा रहे हैं ना अपन, तो इसलिए अपचयन शब्द यूज किया है। यही थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल है। यानी कि यदि आप कोई अपचयन करवाना चाह रहे हो
तो उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट का मान आपको नेगेटिव चाहिएगा, इतना ही प्रिंसिपल है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव। यह ऋणात्मक नहीं होगा तो वो प्रोसेस अपने आप कतई नहीं होने वाला है। अब यहां कौन सा पद क्या है, कौन सा पद क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखिएगा कौन सा पद क्या है। वैसे तो नए तो नहीं है, ये सभी पदों का उपयोग अपने जीवन में हम पहले कर चुके हैं इसी सिलेबस के दौरान। तो देखो डेल्टा जी नॉट क्या होता है बेटा, मानक, नॉट लगते ही स्टैंडर्ड हो जाता है, पढ़ा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ई नॉट सेल था ना। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अभी एक एक करके धीरे धीरे हम बात समझाएंगे, घबराओ मत। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा एच नॉट क्या है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन है। एंथैल्पी हीट को ही बताता है एक तरह से, मानक एंथैल्पी परिवर्तन। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एस नॉट, मानक एंट्रोपी, एंट्रोपी परिवर्तन। तो भाई ये है वो इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल में काम आ रही है। यहां पर डेल्टा जी नॉट का मान हमको नेगेटिव चाहिए, जैसे नेगेटिव होगा वैसे आपको होगा कि भैया वो प्रोसेस हो सकता है। अब यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम आता है, प्लॉट, एलिंघम आरेख, निहायत ही समझने का माना जाता है। इसको क्या है समझने का माना जाता, तो फिर समझाऊंगा ना भाई। देखो एलिंघम आरेख क्या है, और ये अचानक से बीच में कहां कूद गया, अचानक से नहीं आया है, ये प्री प्लान था, इसका आना तय था। एलिंघम को पता था आना है मुझे। क्या है भाई एलिंघम आरेख, ये एक प्लॉट है। एलिंघम डायग्राम इज अ प्लॉट। किसके बीच में, कोई भी प्लॉट हमेशा किन्हीं चरों के बीच में होता है, वेरिएबल्स के बीच में होता है। डेल्टा जी नॉट और टी के बीच का प्लॉट। किसके लिए, कौन से डेल्टा जी नॉट, ऑक्साइड निर्माण के लिए। ऑक्साइड निर्माण के लिए डेल्टा जी नॉट व टी के मध्य का प्लॉट है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो ऑक्साइड का काम खत्म करना चाह रहे थे हम, आप निर्माण कर रहे हो। ऑक्साइड काहे के लिए बना रहे हो भाई, ऑक्साइड को तो अपचयित करना है। बताते हैं, घबराओ नहीं, पहले लिखने तो दो अपनी सुंदर राइटिंग में इस बात को, फिर बताते हैं। देखिए एलिंघम आरेख क्या है, पहले तो ये समझो कि यह ऑक्साइड निर्माण हेतु, पहले तो इसका इंट्रोड्यूस करवाता हूं फिर डिटेल में जाएंगे। ऑक्साइड निर्माण हेतु डेल्टा जी नॉट एवं टी यानी ताप के मध्य का प्लॉट है। ठीक बात। फायदा क्या होता है इस प्लॉट की स्टडी करने से, तो वह भी बता देता हूं। इस प्लॉट द्वारा, इसको यहां क्यों पढ़ा जा रहा है, इस प्लॉट द्वारा उपयुक्त यानी कि सूटेबल अपचायक, उपयुक्त अपचायक एवं ताप का चयन किया जा सकता है। यह फायदा है कि हम इसकी सहायता से उपयुक्त अपचायक का और सूटेबल टेम्परेचर का, अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एंड द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड का हम यहां सिलेक्शन कर सकते हैं, को हम यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, मैं फिर बोल रहा हूं, चिंता ना करें, फिर से मैं बता रहा हूं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि हम एक यहां आरेख बनाने जा रहे हैं, एलिंघम आरेख हम यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं, जो बेसिकली एक प्लॉट माना जाएगा, जो किसके बीच का प्लॉट माना जाएगा, डेल्टा जी नॉट और ताप के बीच का प्लॉट माना जाएगा। कौन सा डेल्टा जी नॉट, कौन सा डेल्टा जी नॉट, ऑक्साइड निर्माण का डेल्टा जी नॉट। ऑक्साइड निर्माण के लिए जो डेल्टा जी नॉट है वो हम यहां प्रश्न कर सकते हैं कि सर ऑक्साइड निर्माण कहां से आ गया बीच में। तो बच्चों ऑक्साइड निर्माण यूं आ गया कि जो अपचायक आप यूज करोगे उसका तो ऑक्सीडेशन होगा ना, अपचायक का तो ऑक्सीडेशन होगा ना मेरे भाई, उसका तो ऑक्साइड बनेगा ना। जितनी आसानी से उसका ऑक्साइड बनेगा उतना बढ़िया अपचायक वो माना जाएगा। समझो बातों को। यहां आपने ऑक्साइड निर्माण के लिए प्लॉट क्यों लिया,
जबकि हमको ऑक्साइड निर्माण तो कतई नहीं करना, हमको तो उसे उल्टा रिड्यूस करा करके और धातु में बदलना है। हमारी इच्छा तो ये हो रही है कि हम धातु ऑक्साइड को रिड्यूस करें और उसको धातु में बदल दें, उसको मेटल में बदल दें। फिर आपने यहां पर उसे ऑक्साइड निर्माण क्यों करवा रहे हो? तो उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं फिर बता देता हूं। हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक अपचायक लोगे तो वो अपचयन करेगा नो डाउट, लेकिन उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो खुद तो ऑक्साइड में बदलेगा कि नहीं? तो यदि वो इजीली ऑक्साइड में बदलेगा तो वह दूसरों का रिडक्शन भी इजीली करेगा। ऐसे इस प्लॉट से हमें मदद मिलने वाली है, इस बात को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होता है, यह घटना हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। अतः उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसका खुद का तो ऑक्साइड प्राप्त होता है कि नहीं? उसका स्वयं का तो ऑक्साइड प्राप्त होता है ना मेरे भाई। वह खुद तो क्या बनाता है? वह खुद तो ऑक्साइड बनाता ही बनाता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह स्वयं ऑक्सीकृत होता है। अतः उसका हमको क्या प्राप्त होता है? उसका हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यह ऑक्साइड जो है जितनी आसानी से बनेगा, है ना, यह ऑक्साइड प्राप्त होना जितना आसान होगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्लॉट में ऑक्साइड का चयन क्यों किया गया है। जितना आसान होगा उतना ही बढ़िया अपचायक वो होगा, उतना बेहतर अपचायक की तरह कार्य करेगा। समझे? अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होता है, अतः उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह ऑक्साइड प्राप्त होना जितना आसान होगा उतना बेहतर वह अपचायक होगा। लॉजिक समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखो ये अपचायक कौन कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं अपचायक? कार्बन हो सकता है, कोक जिसको हम बोलते हैं, कार्बन को कोक के रूप में प्रयोग करते हैं, अपर रूपी है ना। कोयला समझते हो ना, कोयले से प्राप्त होता है कोक। कोक का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में, अपचायक के रूप में। तो अपचायक कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या कोई धातु हो सकती है। ठीक है ना, कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, या धातु हो सकती है। इन तीनों के बारे में हमको यहां अध्ययन करना होगा। तो देखिए हम वही बात स्टार्ट कर रहे हैं। अपचायक निम्न हो सकते हैं। यहां पर मैं कुछ अपचायक बता रहा हूं जिनका उपयोग यहां किया जा सकता है। पहला तो हो सकता है बच्चों कार्बन, जिसको हम कोक कहेंगे। दूसरा हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तीसरा हो सकता है कोई धातु। अब देखो जब इनका अपचायक के रूप में प्रयोग करेंगे ना तो ये बदलेंगे किसमें? कार्बन किसमें बदलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें बदलेगा? और धातु किसमें बदलेगा? यह हमको जानना है। तो बच्चों देखो कार्बन तो बदलेगा CO अथवा CO2 प्राप्त होगा। मानते हो मेरे भाई? जब हम कार्बन को अपचायक के रूप में काम में लेंगे तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। जैसा हम कह रहे हैं बार बार कि इफ यू आर यूजिंग कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोडक्ट हो सकता है? या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड को इस्तेमाल करोगे तो एक ही ऑप्शन है कि CO2 प्राप्त होगा। और यदि आप धातु को इस्तेमाल कर रहे हो एज ए व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। Then here you are getting metal oxide, तब आपको यहां धातु का ऑक्साइड प्राप्त होने वाला है। क्या आप इतनी बातें समझ गए? तब तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, समझ रहे हैं कि क्या मामला यहां हम चला रहे हैं, क्या बात हम यहां कहना चाह रहे हैं।
कि भाई यदि कार्बन जो है वो अपचायक का कार्य करे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो सकता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्य करेगा तो हमको CO2 प्राप्त होगी, या फिर धातु से तो हम धातु ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। इनका हम ये देखना चाह रहे हैं, यहां पर हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि डेल्टा G0 इन प्रोसेस के लिए ताप के साथ कैसे बदलता है, क्योंकि हमने सारा हिंट आपको दे दिया। इस दौरान हम सारा हिंट आपको पहले ही दे चुके हैं कि जैसे जैसे डेल्टा G0 ऋणात्मक होता जाएगा, जितना डेल्टा G0 ऋणात्मक होता जाएगा उतना ही आसान आपके लिए यह, उतना ही इजी आपके लिए ऑक्साइड को धातु में बदलना होता जाएगा, है कि नहीं? आसानी से अपचायक की तरह वो कार्य करने लगेगा। तो बच्चों पहले फर्स्ट ले रहे हैं कार्बन अपचायक हो, कोक जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों इसमें दो केस हैं, जैसा हमने कहा दो केस हो सकते हैं इसमें। तो यदि CO प्राप्त हो तो फिर क्या होगा, और CO2 प्राप्त हो तो क्या होगा। पहले CO बनाते हैं। देखो CO कैसे बनेगा, 2C सॉलिड होता है कार्बन, तो प्लस O2 ये गैस है, से आपको 2CO गैस मिल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा तो यही इक्वेशन होगी, और कौन सी होगी। अब इसमें डेल्टा आपकी इक्वेशन क्या है, पहले मुझे बता दो इसमें डेल्टा H0 का साइन क्या होगा। इसमें डेल्टा H0 का साइन है बेटा नेगेटिव। क्यों? अरे भाई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में दिख रहा है, ये जो प्रोसेस है वो क्लियरली दिखाई देता है कि ये ऊष्माक्षेपी है। इसका डेल्टा H जो है वो 100% क्या होगा, इसका डेल्टा H 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि ये प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी है। डेल्टा H इसका नेगेटिव होगा। फिर इसका डेल्टा S0 क्या होगा, अरे भाई कंबंशन है, दहन है, तो ऊष्माक्षेपी होगा ना। डेल्टा S0 क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी क्या होता है, अव्यवस्था को बताती है, रेंडमनेस को बताती है। यहां पर एक बात पहले मैं बता दूं, किसी भी अभिक्रिया में हमेशा याद रखना, किसी रिएक्शन हेतु, अभिक्रिया हेतु हमेशा ध्यान रखना, यदि डेल्टा Ng का मान पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ती है और डेल्टा S भी पॉजिटिव होता है, यानी अव्यवस्था में वृद्धि हो जाती है। कॉमन सेंस यह है कि यदि कहीं गैस के मोल बढ़ रहे हों, यदि कहीं पर गैस के मोल बढ़ रहे हों, गैसियस मोल्स इंक्रीज हो रहे हों, गैस के मोल बढ़ रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में अव्यवस्था में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि गैस के मोल कहीं बढ़ रहे हों तो अव्यवस्था भी बढ़ रही होगी और एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी। एंट्रोपी सीधे सीधे अव्यवस्था को बताती है। आपको मालूम है ना कि गैस कभी भी व्यवस्थित कैसे हो सकती है, गैस के अणु तो इधर से उधर हमेशा गति करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। सो ये कंफर्म है कि डेल्टा S0 भी ऐसे प्रोसेस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए बेटा यहां पर, क्योंकि इधर देख रहे हैं आप, देखो ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, इधर गैस का 1 मोल है, इधर गैस के 2 मोल है, तो बेटा इसका डेल्टा Ng क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये ना पूछना भैया कि डेल्टा Ng क्या होता है, मैं बता ही देता हूं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बहुतों बार यूज किया हुआ टर्म है। इधर गैस के मोल कितने, 2, इधर गैस का मोल कितना, 1, तो +1 नहीं आएगा। गैस के मोल देखिएगा, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो +1 आएगा ना। गैस के मोलों की संख्या में, गैस के मोलों की संख्या में यहां पर वृद्धि देखी जा रही है। गैस के मोलों की संख्या में यहां पर हम वृद्धि देख पा रहे हैं, ग्रोथ देख पा रहे हैं। इधर से इधर गैस के मोल बढ़ गए हैं, इधर से इधर गैस के मोल बढ़ गए हैं। डेल्टा Ng का मान पॉजिटिव होने वाला है। डेल्टा Ng की वैल्यू धनात्मक आने वाली है। इधर से इधर गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल बढ़ने का सीधा मतलब है कि डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एंट्रोपी में भी वृद्धि होने वाली है। समझे, डेल्टा S0 भी यहां पर पॉजिटिव आएगा, डेल्टा S0 भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, गैस के मोल बढ़ रहे हैं,
अब आते हैं डेल्टा जी नॉट पर क्या असर पड़ेगा ताप का इन परिस्थितियों में, देख करके बताइए। देखो बच्चों, यहां डेल्टा जी नॉट क्या है वो हम बता रहे हैं, अभी ताप पे असर क्या पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि डेल्टा जी नेगेटिव तो होगा ही, नहीं तो ये प्रोसेस होता ही नहीं। पर वो नेगेटिव मान पर क्या असर पड़ेगा ताप का, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां डेल्टा एच नॉट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डेल्टा एच नॉट यहां नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ कि ताप में वृद्धि से T यानी कि ताप में वृद्धि से डेल्टा जी नॉट क्या होगा, ये मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा। देखिए इस इक्वेशन को, हल्की सी गणित का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यदि मैं ताप को बढ़ाऊं तो क्या होगा, ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, अधिक ऋणात्मक होता जाएगा। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम किसके बीच में, डेल्टा जी नॉट और टी के बीच में। डेल्टा जी नॉट किस प्रोसेस का लेना है, ऑक्साइड निर्माण के लिए लेना है। ऑक्साइड निर्माण के लिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अपचायक प्रयोग में आया है या जो अपचायक आप यूज करोगे उससे आपको ऑक्साइड मिलने वाला है। तो उसमें एक एग्जांपल हमने किया सबसे पहले कार्बन। यदि कार्बन अपचायक का काम कर रहा हो तो दो परिस्थितियां हो सकती है, या तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा होगा या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा। उसमें पहली कंडीशन कौन सी ली, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ली। पता क्या चला कि भाई ताप में वृद्धि करेंगे तो डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। डेल्टा जी नॉट इज बिकम मोर नेगेटिव इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। जब आप ताप में वृद्धि करेंगे तो डेल्टा जी नॉट अधिक ऋणात्मक होता जाएगा। ये हमको यहां से ज्ञात हो गया है कि डेल्टा जी नॉट का मान इज बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ये अधिक ऋणात्मक होता जाता है जब आप ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। समझ रहे हो, यहां तक क्लियर है। ये कैसे आया, ये इक्वेशन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस ताप को बढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा ही ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा ना। अब उसको तो गणितीय प्रक्रम में देखिए कैसे समझाएं, आप खुद से इस तरह तो समझ रहे होंगे। बेसिक है, ये तो बहुत ही बेसिक साइंस का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक साइंस का हमने यहां पर यूज किया है। तो ये पहला, उम्मीद है आप समझे। फर्स्ट जो भी प्रोसेस था वो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे की, भाई कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदले तब तक क्या होगा। देखिए उसको भी देखते हैं। CO2 प्राप्त हो, यानी कि आपका कार्बन जो है वह बदल रहा हो CO2 में। ऐसी भी संभावना रहती है, यदि वो अपचायक का कार्य कर रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है। यहां पर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। देखो डेल्टा एच नॉट तो बेटा इसका भी नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कार्बन को जला ही रहे हो, अल्टीमेटली उसका दहन ही कर रहे हो। कोई भी दहन प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। अरे ऑक्सीजन से क्रिया कराना मतलब दहन ही तो है, कंबंशन ही तो है। और कोई भी दहन प्रक्रम होता है वह आपका एक्सोथर्मिक ही होता है। तो डेल्टा एच नॉट का जो साइन होगा वो तो 100% नेगेटिव होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और रही बात डेल्टा एस नॉट की, वो यहां पर देखिए कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि गैस के मोल यहां 0 है। गैस के मोल यहां परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। ये सॉलिड है बच्चों, ये कार्बन तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये गैस है वो गैस है, लेकिन दोनों के एक एक मोल है, तो डेल्टा Ng 0 है। तो अब मुझे बताइए इस पर क्या असर पड़ने वाला है, हाउ इट विल गोइंग टू अफेक्ट इट, इस पर क्या असर पड़ेगा। कॉमन सेंस है बेटा, ये आपका नेगेटिव है लेकिन ये तो 0 है, ये 0 है, तो फिर इसका मतलब इधर वाला हिस्सा तो खत्म ही हो गया, T पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। यानी ताप से डेल्टा एस नॉट डेल्टा जी नॉट अप्रभावित रहने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यह अप्रभावित रहने वाली है, इस पर कोई असर दर्ज नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देख रहे हैं, अरे गैस के मोल ही बराबर हैं दोनों साइड। जब गैस के मोल बराबर हैं तो फिर देयर इज नो इफेक्ट। निश्चित तौर पर जब दोनों ओर गैस के मोल बराबर होंगे तो फिर कोई प्रभाव ताप का यहां नहीं पड़ेगा। गैस के मोल दोनों ओर बराबर हैं, जब गैस के दोनों ओर मोल बराबर होंगे तो फिर ताप का कोई असर
यहां नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट यहां नहीं पड़ता। ताप से डेल्टा जी नॉट आपका अप्रभावित रहने वाला है, ताप से डेल्टा जी नॉट पर कोई असर नहीं आने वाला है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इन चीजों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यदि कार्य करे तब क्या होगा, समझिएगा। दूसरा ऑप्शन मैं कह रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक हो। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि अपचायक का कार्य करता है तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड खुद भी गैस है, हमको मालूम चल रहा है, वो तो ये बनेगी। अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, सरल है। इसका डेल्टा एच नोट आप क्या बोलोगे, क्या है, नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है भाई। अरे ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हो तो संपूर्ण संभावना है कि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा। बहुत ही कम गुंजाइश है कि ऑक्सीजन से क्रिया है और फिर भी वो ऊष्माशोषी हो जाए। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी है, कोई डाउट नहीं। हाँ, डेल्टा एस नोट के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंट्रोपी के बारे में क्या ख्याल है, डेल्टा एनजी भी है क्या, इसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मुझे बताओ। इसका डेल्टा एनजी बच्चों नेगेटिव दिख रहा है साफ। कैसे, अरे ये भी गैस है भाई इस बार तो 2 और 1 3 और उधर 2, 2 और 1 3 और उधर 2, तो 2 - 3 माइनस बनाएगा। तो स्पष्ट रूप से गैस के मोल कम हो रहे हैं, गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एस नॉट भी नेगेटिव होगा। ऐसी परिस्थिति में डेल्टा जी के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, मुझे बताइए फटाफट से। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, जबकि ये नेगेटिव तो है लेकिन ज्यादा नेगेटिव होगा कि कम नेगेटिव होगा जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। कैसे, देखो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव फाइनली तो पॉजिटिव हो गया ना। सो ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, टी में वृद्धि पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, टी में वृद्धि से डेल्टा जी नॉट का मान कम नेगेटिव होता जाएगा, कम ऋणात्मक तो होगा ही। यदि नेगेटिव नहीं होगा तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं, आप यूज ही नहीं कर सकते इसको अपचायक के रूप में। सो स्पष्ट रूप से बात यहां दिखाई दे रही है कि जब आप ताप बढ़ाओगे तो डेल्टा जी नॉट कम नेगेटिव की तरफ जाएगा। 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल चुके हैं। पहला है, कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो तो वह अधिक ऋणात्मक होता जाएगा ताप में वृद्धि के साथ। ये रहा निष्कर्ष, ये महत्वपूर्ण है भैया, यही सारा एलिंगम डायग्राम भी है। इसी को हमने एलिंगम डायग्राम बोलने वाले हैं, इसी को हम एलिंगम डायग्राम कहेंगे। यहां पर ताप से डेल्टा जी नॉट अप्रभावित, इसी को हम एलिंगम डायग्राम में बताएंगे। और यहां ताप से यह कम ऋणात्मक होता जाएगा। ये कहां से आ रहा है सारा निष्कर्ष, यह हमें निष्कर्ष मिल रहा है डेल्टा जी इज टू एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से। ये सारे के सारे निष्कर्ष वहीं से आ रहे हैं। अब इनको एक प्लॉट में, यदि इनको एक प्लॉट के रूप में दर्शाया जाए, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, यहां ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ताप बढ़ाऊंगा तो ये कम से कम नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसको ऐसे एक प्लॉट के रूप में यहां दर्शाया जा सकता है। देखिएगा, ये बच्चों आपका डेल्टा जी नॉट का मान है, मान लेते हैं ये 0 है, ये 0 है, 0, तो इससे नीचे की वैल्यू सब नेगेटिव ही होगी, इससे नीचे की वैल्यू सब नेगेटिव होगी, और ये आपका ताप है। अब मैं यहां 3 तरह के प्लॉट बना रहा हूं, एक इस तरीके का है, दूसरा स्ट्रेट लाइन के रूप में है, तीसरा बढ़ते हुए रूप में आ रहा है। हमने यहां 3 तरह के प्लॉट बनाए हैं। आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा प्लॉट किस प्रोसेस के लिए है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन प्लॉट से पता क्या चल रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चों, ये जो वैल्यू है वो कम ऋणात्मक की तरफ जा रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेस नेगेटिव। ये अप्रभावित रहती हुई नजर आ रही है, ताप के साथ डेल्टा जी नॉट का मान अप्रभावित इस तरह के प्लॉट से हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये जो बच्चों हैं वो अधिक ऋणात्मक हो रहा है, यानी कि इट इज बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है,
जब आप ताप बढ़ा रहे हो तो डेल्टा जी नॉट पर क्या असर पड़ता है, वो मैं बात कहने की कोशिश यहां आपसे कर रहा हूं। अब मुद्दा यह है कि यह कौन सी इक्वेशन के लिए ये प्लॉट आने वाले हैं। अब देखिए, अप्रभावित वाला प्लॉट कौन सा था, अप्रभावित वाला ट्रेंड कौन सा था, हमने अभी देखा। अप्रभावित वाला ट्रेंड कौन सा था, ये अप्रभावित था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो। यानी कि इस प्लॉट को मैं कह सकता हूं कि बच्चों ये वाला जो प्लॉट है आपका, ये वाला जो प्लॉट है वह कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए माना जाएगा, क्योंकि यह ताप से क्या है, यह ताप से क्या है, अप्रभावित है। ताप से अप्रभावित क्यों था, बताइएगा मुझे, ताप से अप्रभावित क्यों था, मैं फिर बता दे रहा हूं बच्चों। इसमें तो डेल्टा एनजी का मान 0 होने से ये चीज 0 हो गई थी, अब ये 0 हो गया तो ताप का असर कैसे पड़ेगा। सो इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्टेन्ड एज कांस्टेंट लाइन, ये कांस्टेंट लाइन के रूप में है। अब ये वाली जो लाइन है वो जा रही है आपके कम ऋणात्मक की तरफ, तो जो कम ऋणात्मक की तरफ जा रही है वो लाइन कौन सी होगी, बताइएगा। जो लेस नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेस नेगेटिव की तरफ अभी जस्ट हमने देखा था, लेस नेगेटिव की तरफ कौन सा था, CO से CO2 क्यों था, फिर से देख लीजिए, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ रहा है इसके लिए, तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। यदि मैं ताप बढ़ाता जाऊंगा तो ये कम नेगेटिव होता जाएगा। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेस एंड लेस नेगेटिव, यानी कि ये जो प्लॉट है आपका बेटा वो CO से CO2 होगा। ये पूरा नहीं हुआ एलिंगम डायग्राम, लेकिन हाँ उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर हमने अभी कर लिया है। इसमें भी धातु एज ए अपचायक बाकी है। जब हम धातु का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करेंगे ना, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा वो अभी इसके अंदर हम बात करेंगे, वो बताना बाकी है अभी, ठीक है ना। सो एक और हिस्सा इसका हम देख पा रहे हैं, लास्ट जो इसका पोर्शन हम देख पा रहे हैं वो ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो बच्चों ये मोर नेगेटिव की तरफ कब जाएगा, किस केस में ये मोर नेगेटिव था, मैं बता दूं फिर से आपको, ये रहा, देखिए कैसे, फिर बताता हूं। इसका डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच सब में नेगेटिव था, लेकिन इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्यों है, 1 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल बढ़ते हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। जब गैस के मोल बढ़ते हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। आप पूछ सकते हैं इसको क्यों नहीं लिया, तो प्रभु सॉलिड है, सॉलिड को गैस के मोल में कैसे ले लूंगा। सो यहां पर ये चीज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यदि मैं टी को बढ़ाता हूं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यदि मैं टी को बढ़ाता हूं तो ये मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा, अधिक से अधिक ऋणात्मक होता जाएगा। कॉपी पेन लेकर किसी उदाहरण के द्वारा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये -200 कर दिया, ये प्लस का 400 कर दिया, फिर ताप बढ़ाते हो, ऐसे करके खुद से आप देख लेना, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो ये अधिक ऋणात्मक होता जाएगा। अधिक ऋणात्मक का मतलब है, अधिक ऋणात्मक यानी डाउनवर्ड आएगा। तो ये बच्चों किसके लिए है, ये है आपका कार्बन से, ये जो प्लॉट आएगा वो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। अभी इसमें धातु वाला पोर्शन हमारा देखना बाकी है, उसके बारे में फिलहाल हमने बात नहीं की है। यह मैंने केवल इतना सा बताया कि व्हेनेवर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यदि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य करे तो कैसे डेल्टा जी नॉट का मान बदलता है, किसके साथ, ताप के साथ, टेम्परेचर के साथ, हाउ दीज वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। एलिंगम डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जस्ट इसका एक पोर्शन जरूर हमने पूरा किया है। एलिंगम डायग्राम में अभी बहुत से धातु भी होते हैं, बहुत से धातु भी ऑक्साइड बनाएंगे। धातुओं को सुन लीजिएगा, जब धातुओं को अपचायक के रूप में काम में लूंगा तो वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएंगे, धातुओं को अपचायक के रूप में लूंगा तो वो धातु ऑक्साइड में बदलेगा ना मेरे भाई। सो धातु वाला पोर्शन अभी रिमेनिंग है। यह केवल कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित बात हमने की है। इसी को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अक्सर बच्चे कभी कभी इसमें थोड़ा दुखी होते हैं। देखिएगा, बात हमने कल वाले से ही स्टार्ट की कि जब भी हम धातु कर्म करते हैं, मेटलर्जी करते हैं, तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस होता है। कल हमने इनको अलग स्टेप के रूप में लिख दिया था, जिसमें लिख दिया, अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है ना। सो यहां पर कुल मिला के 5 स्टेप आप देख पा रहे हैं। इसमें 2 स्टेप भर्जन, निस्तापन और अपचयन वाली है। आज जो बात हमने शुरू की, सांद्रण कल हम करा चुके थे। भर्जन और निस्तापन क्या होता है, गर्म कीजिए
ऑक्साइड में बदलने के लिए। क्यों बदलना है ऑक्साइड में आपको? ऑक्साइड में इसलिए बदलना है क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, अपचयन उसका आसानी से हो जाता है, ठीक है। और सेकंड स्टेप है उस ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना और लास्ट में उसका शुद्धिकरण कर देंगे, रिफाइनिंग। अब बात यह है कि भर्जन या निस्तापन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या है। यहां मैं एक बात और बता दूं कि ये जो कैल्सिनेशन पद है ना, वो कैल्साइट से आया है। देखिए इसको हमने क्या कहा, कैल्सिनेशन कहा ना, तो ये पद जो है ना, देखो यहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूं। कैल्सिनेशन इंग्लिश में ही, हिंदी में तो निस्तापन है वो। कैल्सिनेशन शब्द कैल्साइट से आया है, यानी कि CaCO3 से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमने सिंपल हीटिंग की है ना, उसके लिए हमने सिंपल हीटिंग की। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि ऑक्साइड में बदलना है तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? नहीं है। यदि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है तो मुझे क्यों जरूरत है ऑक्सीजन की? मैं सिंपल हीट करूंगा तो बदल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि सल्फाइड को बदलने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कार्बोनेट को बदलने के लिए नहीं चाहिए। तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यहां अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, बाकी सारे प्रोसेस सेम ही है। ये समानता वाला पॉइंट भी था इसमें। गलनांक से कम ताप पे गर्म करते हैं, बिल्कुल, इसमें भी गलनांक से कम ताप पे करते हैं। परावर्तनी भट्टी लेते हैं, बिल्कुल, इसमें भी परावर्तनी भट्टी लेते हैं। परावर्तन हो रहा है इसलिए नाम इस तरह का दिया गया है, हीट का परावर्तन। भर्जन के कुछ अन्य लाभ भी समझाए गए कि भैया ये अशुद्धियां इसमें रिमूव हो जाती है तो अच्छी बात है ना, और क्योंकि यह संरंध्रित हो जाता है तो फिर धातु को प्राप्त करना इससे आसान होता है 100%, ठीक है। धातु ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन के लिए हमारे पास दो सिद्धांत होते हैं, एक ऊष्मागतिकीय सिद्धांत होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल होता है। ऊष्मागतिकीय में ऊष्मा तो प्रयोग होगी, साथ में कोई अपचायक भी लेना पड़ेगा। अपचायक कौन हो सकता है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोई धातु, ठीक है ना, यही मूल रूप से अपचायक हो सकते हैं। तो देखिए अपचयन का ऊष्मागतिकीय सिद्धांत, इस प्रकार के अपचयन में ऊष्मा और उपयुक्त अपचायक का प्रयोग करते हैं, इसे पायरोमेटलर्जी भी कहते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ जो ये जो हमने यहाँ बीच में जो लिखा है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि भैया हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। What is all we needed is the negative value of T delta S naught, ये सॉरी डेल्टा G naught, ये हमको नेगेटिव चाहिए। जिसके लिए नेगेटिव होगा वो प्रक्रम स्वतः होगा, साथ में जितना नेगेटिव होगा उतना और आसानी से प्रोसेस होगा। तो इसके लिए एक डायग्राम की बात आई जिसको हम एलिंगम आरेख बोलते हैं, एलिंगम डायग्राम बोलते हैं, जो कि बेसिकली प्लॉट है किसके बीच में? डेल्टा G naught और ताप के मध्य। उपयुक्त अपचायक एवं ताप का चयन इसके सहायता से किया जा सकता है, वो अभी हम उससे पे नहीं गए हैं, उसको हम एक नेक्स्ट क्लास के अंदर इस बारे में बात करेंगे कि भैया उपयुक्त अपचायक का चयन करने में ये कैसे सहयोगी है। हाँ, ये प्लॉट है किसके बीच में वो मैंने आपको बता दिया बेटा, ये प्लॉट है किसके बीच में? डेल्टा G naught और T। जबकि आप ऑक्साइड बना रहे हो, यहां हमने इस प्रश्न का भी जवाब दिया कि भाई ऑक्साइड किस लिए बना रहे हो? ऑक्साइड बना नहीं रहे, बन जा रहा है, अपने आप बन रहा है। क्यों अपने आप बन रहा है? क्योंकि मेरे भाई जब आप अपचायक लोगे तो उसका खुद का तो ऑक्सीकरण होगा ना, और खुद का ऑक्सीकरण होगा तो सामने वो ऑक्साइड ही बनाएगा। जितनी आसानी से उसका ऑक्साइड बनेगा उतनी आसानी से वो दूसरों का अपचयन करेगा, बढ़िया अपचायक हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर का डायरेक्ट कनेक्शन है। तीन तरह के अपचायक हो सकते हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई मेटल। कार्बन होने पे दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, कार्बन होने पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो उससे CO बनता हो या CO2 बनता हो। दोनों के लिए ही हमने डेल्टा G naught का बदलाव देखा है। ये इक्वेशन होगी, फिर बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। इसका नेगेटिव होना तय है। कोई भी कंबंशन, दहन सदैव नेगेटिव होता है, तो ये दहन है, मैं लिख भी देता हूं कि ये दहन को बताता है, चलो ठीक है, मालूम है अपन को, कंबंशन को शो करता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका मतलब कंबंशन, कंबंशन मतलब ऊष्माक्षेपी, ये नेगेटिव हो गया। डेल्टा S का निर्धारण कैसे करेंगे? डेल्टा S क्या है? S क्या है पहले तो ये बताइए। एंट्रोपी, एंट्रोपी किसको बताती है? रैंडमनेस, अव्यवस्था। गैस बढ़ेगी, गैस के मोल बढ़ेंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी। गैस कभी भी अधिक व्यवस्थित नहीं हो सकती सॉलिड या लिक्विड की तुलना में। गैस के अणु निरंतर इधर उधर गति करते रहते हैं तो वहां अव्यवस्था बढ़ जाती है। तो यहां से देखिए 1 से 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल गैस से 2 मोल गैस के बन रहे हैं, इसको नहीं लेना है भाई, ये सॉलिड है। सो गैस के मोल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव है। अब ये है आपका नेगेटिव,
ये है पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा, जबकि ये नेगेटिव है, कंफर्म है, लेकिन मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव होगा। कॉमन सेंस, यहां पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक ऋणात्मक इसका मान आता जाएगा। ऐसा हमने प्लॉट में शो भी किया है। फिर जब Ca से CO2 प्राप्त करोगे देयर इज नो इफेक्ट, बिकॉज यहां पर गैसियस मोल समान है, तो फिर डेल्टा Ng जीरो हो गया। डेल्टा Ng जीरो हो गया तो फिर S0 चेंज नहीं हुआ और S0 चेंज नहीं हुआ तो फिर इस इक्वेशन का कोई काम यहां रहा नहीं, कोई यूज में आएगी नहीं, ये कांस्टेंट बना रहेगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट प्राप्त होगी। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन यहां मिलेगी। CO अपचायक हो, हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि तापमान में वृद्धि से डेल्टा G0 कम ऋणात्मक होता जाएगा। उसके पीछे लॉजिक ये है, इधर 3 गैस के मोल है, इधर 2 है, डेल्टा Ng नेगेटिव है, डेल्टा S0 भी नेगेटिव होगा, डेल्टा S0 को यहां लिखेंगे ये नेगेटिव होगा। फाइनल आंसर आपका लेस नेगेटिव वाला आएगा, कम ऋणात्मक। इसी को हमने यहां पर 3 प्लॉट से आपको दिखाया है। देखिए इसको तसल्ली से, महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 प्लॉट हैं, एक का मान देखिए 0 की तरफ जाना यानी लेस नेगेटिव होना, ये सब 0 से कम है। 0 ऊपर लिखा है तो ये नीचे कम ही होगा ना, नेगेटिव हो गया ना सारा के सारा। कांस्टेंट C से CO2 वाला कांस्टेंट, C से CO2 कांस्टेंट, CO से CO2 लेस नेगेटिव एंड C से CO क्या होगा, अधिक नेगेटिव होगा। ऐसा ही प्लॉट विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड बनने के लिए भी आता है, उसकी बात भी हम करेंगे, जो कि प्रॉपर वैल्यूज के साथ भी हमको चाहिएगा, मान के साथ भी मैं बताऊंगा। साथ में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी धातु का चयन किया जा सकता है किसी और धातु ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक अल्टीमेटली यही रहेगा कि डेल्टा G0 का मान नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एलिंगम डायग्राम के साथ प्रॉपर वे के अंदर कि कैसे डिसाइड करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।